हेलो फ्रेंड, हम लोग आज करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 10 का चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण तो हर एक आपके क्लास में आते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पर्यावरण के बारे में। यह पर्यावरण से पहले ही कह रहा है, हम पर्यावरण से पहले ही परिचित हैं। हाँ, तो हमारे चारों तरफ का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है वो सब क्या कहलाती है? वातावरण क्या कहलाती है? पर्यावरण। क्या क्या होता है जब कोई क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं? जब हम जितने भी सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं पर्यावरण में डाल देते हैं तो क्या होता है? हम विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को पर्यावरण में डाल देते हैं। कुछ गैस भी वातावरण में मुक्त होते हैं। ये सब हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, मतलब कि क्या कि हम लोग को आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता है हमें, तो हम गाड़ी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग गाड़ी का यूज करते हैं तो उससे उसके धुएं से हमारे पर्यावरण को क्या होता है? प्रदूषण पहुंचता है, हानि पहुंचता है। तो ये सब हम लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं हम लोग। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। अगला दिया हुआ है अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन अथवा जैविक अपघटन। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका अपघटन कैसे होता है या फिर जैविक अपघटन कैसे होता है? तो कह रहा है यह वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों का पोषण प्राप्त होता है। मतलब क्या कि ये वो चीज़ है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव है, जो छोटे छोटे जीव है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, वो क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में, तो मतलब बड़े बड़े जो कार्बनिक पदार्थ है उसको क्या करते हैं? छोटा करते हैं, उससे वो अपना भोजन भी कर लेते हैं। कह रहे सूक्ष्म जीवों को पर्यावरण में सफाई कृमि भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको पर्यावरण के सफाई कृमि भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर उन्हें समाप्त कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो सूक्ष्म जीव हैं, हम लोगों ने तो पर्यावरण को गंदा किया है, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको क्या करते हैं? अपघटन कर लेते हैं। अपघटन करके उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि सड़क पे जाते होंगे तो कोई जानवर मरा हुआ रहता है, तो बहुत दिन, 2 10 20 दिन 30 दिन के बाद आप जाएंगे तो वो जानवर वहीं पड़े पड़े धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है। इसका मतलब क्या है? वो गायब हो रहा है। कैसे गायब हो रहा है? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस पर लग के उसे छोटा छोटा बारीक करते करते उनका अपना पोषण करते करते उन्हें पूरी तरह से क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है अपशिष्ट पदार्थ की। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जो भी चीज़ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा वो क्या कहलाएगा? अपशिष्ट। अपशिष्ट मतलब होता है बेकार। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? कुछ अपशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। तो कुछ जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, जिसे जैव निम्नीकरण यानी कि अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये पर्यावरण को कम प्रदूषित करते हैं। और कुछ ऐसे भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जाता, तो जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे दिया जैसे जीवों द्वारा त्यागा गया अपशिष्ट, मृतों जीवों का मृत अपशिष्ट। तो जो अभी हमने बताया कि मृत जीवों का मृत शरीर क्या होता है? एक तरह से अपशिष्ट है, तो उसको क्या करा? सूक्ष्म जीव खत्म करा। इसका मतलब वो किस प्रकार का हुआ? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट हुआ ना। तो आदि निम्नीकरण अपशिष्ट है जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं, ये मृदा में मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मिनट, हाँ, फिर आगे दिया हुआ है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जो जीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ। जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होने के कारण ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहता है, अतः ये पर्यावरण को अधिक प्रदूषित करते हैं। तो जो ये
जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट है वो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि पॉलीथीन, आप लोग भी पॉलीथीन बैग बहुत यूज करते होंगे, तो जो पॉलीथीन बैग है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जाता, इसीलिए इसे अनिम्नीकरण अपशिष्ट बोला जाता है। अब कह रहा है कि जो पर्यावरण को प्रमुख दुश्मन है, तो जो पर्यावरण में पॉलीथीन तो समझ लीजिए कि हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। कुछ गैस जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, यह अत्यधिक विषैली होती है। कुछ गैसेस भी होती हैं जो पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाती है। और पर्यावरण को हानि पहुंचाने का मतलब क्या है कि वो पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, इसका मतलब उससे हमें हानि होगी, ठीक है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे पर्यावरण को अधिक विषैला करती है। इससे अम्लीय वर्षा होती है, इसी के कारण अम्लीय वर्षा इसी के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ता है, क्योंकि पादप इसे ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वो जो हम लोग मुक्त करते हैं, जो कल कारखानों से निकलती हुए धुएं से निकलता है, तो उसे पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। जो लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड है उसे कोई ग्रहण नहीं करता, तो वो क्या करती है, अम्लीय वर्षा होने का कारण बन जाती है। और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन दे देते हैं, तो उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ ही मात्रा शेष बचती है। हमारे पर्यावरण में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखो परितंत्र क्या होता है। तो जीव आपस में भौतिक अन्योन्य क्रियाओं द्वारा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना तंत्र परितंत्र कहलाता है। मतलब क्या है कि जीव आपस में भौतिक उन्नयन क्रियाओं द्वारा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। सभी जीव क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना तंत्र परितंत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है परितंत्र के घटक क्या होते हैं। तो परितंत्र के दो घटक है, कौन कौन, जैविक और अजैविक। तो जैविक किसे कहते हैं, अजैविक किसे कहते हैं, समझ लेते हैं। जीवों से मिलकर बने घटक जैविक घटक कहलाते हैं और निर्जीवों से मिलकर बने घटक को अजैविक घटक कहते हैं। तो ठीक हो गया, समझ में आ गया कि परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो जैविक घटक और अजैविक, जीवों द्वारा जो मिलकर घटक बनेगा उसे जैविक घटक, और जो अजीवों द्वारा मिलकर बनेगा उसे अजैविक घटक। परितंत्र के प्रकार देखते हैं कि परितंत्र के प्रकार क्या होते हैं। घटक थे दो प्रकार के, प्रकार देख लेते हैं। परितंत्र, एक परितंत्र में सभी जीव आपस में भौतिक उन्नयन क्रिया द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक परितंत्र, मतलब क्या है कि ये प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित, मतलब क्या कि जैसे जंगल क्या होता है, प्रकृति द्वारा निर्मित। एक होता है कृत्रिम परितंत्र, ये मानव द्वारा निर्मित होता है। जो कृत्रिम परितंत्र होता है वह किसके द्वारा निर्मित होता है, तो मानव द्वारा। और जो प्राकृतिक परितंत्र है वो किसके द्वारा बना होता है, तो प्रकृति द्वारा होता है। तो ये जो बगीचा होता है वो क्या हम लोग बनाते हैं, मानव बनाता है बगीचा, तो ये हो जाएगा कृत्रिम परितंत्र। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि भोजन जीवों के जीवन निर्वाह के लिए जीवों का वर्गीकरण। जीवों के जीवन निर्वाह के लिए जीवों का वर्गीकरण मतलब कि जीव एक दूसरे से अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। हाँ, आप लोग को पता होगा कि जीव क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम मानो ही किस पे, पेड़ पौधे पर और जंतुओं पर निर्भर हैं। तो कह रहा है कि जीव एक दूसरे से अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, इस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। पहले को बोला जाता है उत्पादक और उपभोक्ता। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्पादक, और जो उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। तो इसका मतलब हम लोग मानव किस में आएगा, तो मानव आपका आ जाएगा उपभोक्ता में। लेकिन पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, तो पेड़ पौधे हो जाएंगे उत्पादक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया उत्पादक, देखिए यहाँ पे दे भी दिया डेफिनेशन किसे कहते हैं,
इसमें सभी हरे पौधे आते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात उत्पादक सभी स्वपोषी जीव है। मतलब क्या, कभी स्वपोषी किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें पोषक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो जो उत्पाद होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे दिया उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता इसमें सभी विषम जीव आते हैं जो पोषण के लिए अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। मतलब कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये किस पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी पर। इन्हें भी निम्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, इसमें वे प्राणी आते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन होगा, जो शुद्ध शाकाहारी होगा, जैसे गाय, भैंस, हिरण, बकरी, कीट, ये सब क्या होते हैं, शुद्ध शाकाहारी। ये सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं। अब ये पोषण उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, जो पेड़ पौधे से ही अपना केवल भोजन प्राप्त करते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं कि इसमें छोटे मांसाहारी आते, इसका द्वितीय उपभोक्ता, इसमें छोटे मांसाहारी आते हैं जो अपने भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मतलब क्या कि ये क्या करते हैं कि ये जो है, जो प्राथमिक में थे वो अपने पेड़ पौधे से भोजन कर रहे थे, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी होने चाहिए। और द्वितीय में वो क्या होना चाहिए, मांसाहारी होने चाहिए, ठीक है। और जो छोटे मांसाहारी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, जैसे कि क्या कि मछली, मेंढक, ये छोटे छोटे कीट को खा के अपना क्या कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। आगे आता है तृतीय उपभोक्ता। इसमें बड़े मांसाहारी जो अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, जैसे मछली, मेंढक, अगर इसको कोई खाता है तो वो क्या कहलाएगा, तृतीय उपभोक्ता। तो मानव किस में रखा जाएगा, मानव को रख लिया जाएगा आपका इसमें तृतीय उपभोक्ता में, क्योंकि मानव पेड़ पौधे भी खाते हैं और मछली भी खा लेते हैं, चिकन भी खा लेते हैं। तो इसको किसको बोलते हैं, तृतीय उपभोक्ता में रखेंगे, ठीक है। शेर, चीता, चील, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि कभी कभी प्राथमिक उपभोक्ता को सीधे ही तृतीय उपभोक्ता द्वारा खाया जाता है, जैसे कि हिरण को शेर द्वारा। तो जो शेर है वो क्या करता है, डायरेक्टली पेड़ पौधे को, हिरण को खा लेता है, तो जो कि प्राथमिक उपभोक्ता था। इस स्थिति में तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता भी कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो तृतीय उपभोक्ता है कभी कभी द्वितीय उपभोक्ता भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ पोषी स्तर किसको कहते हैं, 12 मिनट का हमारा वीडियो हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं पोषी स्तर किसको कहते हैं। तो कोई जीव परितंत्र में अपना पोषण रीति के अनुसार जो स्थान ग्रहण करता है उसे जीव का पोषी स्तर कहते हैं। मतलब क्या कि कोई जीव परितंत्र में अपना पोषण रीति के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, जीवों का पोषी स्तर। जैसे कि उत्पादक को कहाँ रखा जाता है, उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, प्रथम पोषी। और प्रथम उपभोक्ता दूसरी पोषी स्तर, द्वितीय में आ जाएगा तृतीय, और चौथे में तृतीय उपभोक्ता में कौन आएगा, चौथे पोषी स्तर। तो ये हो गया आपका पोषी स्तर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, आहार श्रृंखला क्या होती है। तो जो आहार श्रृंखला होती है यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें उत्पादकों का प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ताओं का तृतीय उपभोक्ता द्वारा भक्षण किया जाता है। इस प्रकार की एक श्रृंखला बनती है जिसे आहार श्रृंखला कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि यह एक ऐसी श्रृंखला बनती है जिसमें उत्पादक है वो प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय, ये सब क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड करके अपना आहार अपना पूरा करने लगते हैं, ठीक है। आहार श्रृंखला के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि पेड़ों में यह आहार श्रृंखला पेड़ों से प्रारंभ होता है। जैसे कि पेड़ को कौन खाएगा, हिरण को कौन खाएगा, शेर। उसके बाद आते हैं घास के आहार श्रृंखला कौन कौन से। तो घास को सर्वप्रथम कौन खाएगा, घास को कौन खाएगा, कीट को कौन खाएगा, मेंढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को कौन खा लेगा, तो चील हो गया। उसके बाद आता है तालाब, ये जलीय जीव में अगर देखते हैं तो जलीय पौधा होता है, जलीय पौधा को कौन खा लेता है, बिच्छू को कौन खा लेता है, मछली, और मछली को कौन आके खा लेता है, बगुला। तो इस प्रकार से क्या होती है, आहार श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार की होती जाती है। यहाँ पे आहार श्रृंखलाएं का पिक्चर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहले ये पौधे को कौन खा रहा है, हिरण को कौन खा रहा है,
शेर, तो ये एक श्रृंखला हो गई। आगे दिया हो यहाँ पे पौधा पौधे जलीय जीव, उसके बाद कीट खा लेगा, कीट को कौन खा ले रहा था, मेंढक, मेंढक को कौन खा रहा था, सांप। आगे दिया हुआ है ये जलीय, ये घास था, और ये जलीय पौधा, जलीय पौधा को कौन खाए, बिच्छू, बिच्छू को कौन खाए, मछली, मछली को कौन खाए, बगुला। तो ये आपका आहार श्रृंखला हो गया, ठीक है। आहार जाल क्या होता है, तो किसी एक जीव को कोई जीव द्वारा भक्षण किया जाता है, किसी एक जीव को कोई जीव द्वारा भक्षण किया जा सकता है, अतः कई आहार श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक आहार जाल बनाती है, जिन्हें आहार जाल कहते हैं। मतलब क्या है कि कई सारे जीव हैं जो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं, ऐसे करके एक आहार श्रृंखला का निर्माण करके एक जाल बना लेते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न पोषी स्तर के जीवों के ऊर्जा वहन, कह रहा है कि उत्पादक सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनाते, उत्पादक जो होते हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। जब ये भोजन बनाते हैं तो सौर ऊर्जा का केवल 1% भाग खाद्य को ग्रहण कर पाते हैं। उत्पादकों का जब प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता में केवल 10% ऊर्जा जा पाती है। मतलब क्या हुआ कि उत्पादक जो होते हैं, जो उत्पादक हैं, जो सौर ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, वो ये भोजन बनाते और सौर ऊर्जा का केवल 1% भाग खाद्य ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और जब उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं तो उसका केवल 10% ऊर्जा ले पाते हैं। अथवा जब यह पोषी स्तर से ऊर्जा तथा दूसरी पोषी स्तर हस्तांतरित होता है तो यह केवल 10% ऊर्जा प्राप्त करता है। शेष 90% ऊर्जा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में मतलब कि सब में 10% होता है और 90% क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, क्षयित हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं प्राथमिक स्तर की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, जबकि तृतीय उपभोक्ता यानी चतुर्थ पोषी स्तर की ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही हस्तांतरित होती है। अतः घटते घटते प्राथमिक उपभोक्ताओं को ऊर्जा सबसे कम प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है जैव आवर्धन किसे कहते हैं, तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ की मात्रा प्रत्येक पोषीय स्तर पर बढ़ती जाती है, जिसे जैव आवर्धक कहते हैं। देखिए ओजोन परत क्या है, ओजोन परत के बारे में समझ लेते हैं। ओजोन सूत्र, रासायनिक ओजोन का सूत्र यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3, जिसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से हुआ। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण सजीवों के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है। इनके प्रभाव से मानव में त्वचा कैंसर होता है। ओजोन परत एक ऐसी परत है जो ऊंचाई पर स्थित होती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोक लेती है, अतः इससे सजीवों को सुरक्षा प्रदान होता है। ऊंचाई पर स्थित ऑक्सीजन यानी O2 के अणु जब पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन के दोनों अणु O स्वतंत्र हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन के 2 अणु है जब पराबैंगनी किरण के संपर्क में आते हैं तो उनके दोनों अणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जब पुनः यह ऑक्सीजन के अणु संपर्क में आते हैं तो दोनों अलग अलग ऑक्सीजन अणुओं की क्रिया कर ओजोन का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण की सहायता से समझा जा सकता है। पराबैंगनी विकिरण जैसे O2 है तो O+O, O3 है तो O ऑक्सीजन एक अलग हो गया और ऑक्सीजन से मिलकर फिर ओजोन परत बना ली। 1980 ईस्वी के बाद ओजोन परत लगातार अपक्षयित हो रही है। जो 1980 के बाद ओजोन परत में क्या हो रही है, लगातार अपक्षयित हो रही है, मतलब कि वो पतली होती जाती है, जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी मानव संश्लेषित रसायनों का प्रयोग बताया जा रहा है। इस रसायन का उपयोग हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में, जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, ठीक है, शीतलन अग्निशामक यंत्र हेतु 1987 कार्यक्रम UNEP के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण पर रोक लगी हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।